Hello everyone, I welcome you in VisionLog. Today I will start a new topic integrity constraint. तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में हम देखते हैं क्या होता है। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जैसे कि हम डेटा के अंदर कुछ मतलब डेटाबेस के अंदर कुछ रूल अप्लाई करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूल होते हैं, मतलब जिन रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी मतलब एक तरह से देखा जाएगा कि जो डेटाबेस है हमारा डेटाबेस जो रिलेशन डेटाबेस है उसमें हमने कोई अलग अलग टाइप के रूल सेट किए और रूल या कंडीशन जो भी होंगी किसी भी टेबल के लिए वो वॉयलेट नहीं हो सकती, मतलब उनको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा वो वॉयलेट ना हो, क्योंकि अगर वो वॉयलेट होंगी तो डेटा का लॉस अगर वो की चीज़ें हमें दिखाई देंगी। ठीक है, तो जो हमें अलग अलग ड्रॉबैक दिखाई देंगे तो उसके लिए हम करते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का। अब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होता क्या है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये यूज to ensure the accuracy and consistency of data relational database। तो जो रिलेशनल मॉडल के अंदर हम देख रहे हैं तो उसमें जो होता है हमारा कि एक्यूरेसी और कंसिस्टेंटी को मेंटेन करके चलता है, उसको इंश्योर करता है कि वो रहे, दैट इज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो अब इसमें देख रहे हैं हम अब क्या रूल हो सकते हैं, मतलब किस रूल की या किस कंडीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं, जैसे हमने कोई फॉर्म वगैरह फिल किया। अब जब हम कोई कोई फॉर्म फिल करते हैं तो हमने देखा होगा कि हमारे पास अलग-अलग टाइप के उसमें सेल दिखाई देते हैं। जैसे नेम का अलग सेल दिखाई देगा हमारा, ठीक है? अपनी आईडी का कोई अलग सेल होगा या फिर जो भी एग्ज़ाम सेंटर का है या फिर क्वालिफ़िकेशन का है या फिर अलग-अलग टाइप के हमारे हमको सेल दिखाई देते हैं। मतलब उसे एक एग्ज़ाम्पल की तरह मान लेते हैं कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। तो जैसे हमने देखा कि फॉर्म भरते टाइम क्या करते हैं, तो जो भी सेल होती है, वो सेल एक डिफ़ाइन करती है उस चीज़ को कि उस सेल के अंदर क्या हम एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कोई नेम का कॉलम, कोई नेम का सेल आया, उस नेम के कॉलम में हम क्या भर सकते हैं? उसमें हम ए से लेके जेड तक किसी भी कैरेक्टर को मेंशन कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी लिमिट होगी कि हम जो है 15 वर्ड 15 लेटर से ज़्यादा नहीं लिख सकते, 16 से ज़्यादा के नहीं लिख सकते, जो भी उसकी लिमिट होगी। जैसे हमने देखा हमारे पास एक सेल आया ईमेल आईडी, ठीक है? ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी जो भी रहेगी उसकी क्या रहेगी लिमिट? तो उसमें कि हमारी जो ईमेल का जो भी नाम वगैरह रहेगा, जो भी होगा, उसमें एट द रेट मेंशन करना पड़ेगा। उसका कोई ना कोई डोमेन होगा, तो उसका हम डोमेन यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो भी हम जीमेल या याहू वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो एक तरह से वो रूल डिसाइड करता है, ठीक है? उसी रूल की हमें बात करें, उसी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि क्या हम किस डेटा पे क्या किस-किस चीज़ की एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पे क्या कैरेक्टर कहाँ पे, उन सारे रूल को डिसाइड करने के लिए हम पढ़ते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ठीक है? तो ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं ईच एट्रिब्यूट एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। जो भी टेबल के रिलेशनशिप होंगे, जो भी एट्रिब्यूट होंगे, सब पे अप्लाई होते हैं। तो इसे बोलते हैं सेट ऑफ रूल या कंडीशन मस्ट बी प्रेजेंट फॉर वैलिड रिलेशन दैट डेटाबेस इज नॉट परमिटेड टू वायलेट। तो उनको हम डेटाबेस को वायलेट नहीं कर सकते, परमिटेड जो हमारे उसको हम वॉयलेट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इन चीज़ों की जिसमें हमने बात की कि नेम में हम अगर लिख दिया ए टू जेड अगर नहीं लिखा, जैसे नेम का कॉलम उसमें हम नंबर नहीं डाल सकते। फ़ोन नंबर वाले में हमारी लिमिट रहेगी कि फ़ोन नंबर हमारा 10 डिजिट का ही होगा। अगर इनमें की कोई भी चीज़ हमें दिखाई देती कि नहीं है, जैसे किसी कोई हमारा सेल दे रखा है उसके अंदर हमने हम कोई एंट्री उसने माँगी है। ऊपर स्टार लगा रखा है कि एंट्री जो है एंट्री देना यहाँ पर कंपल्सरी है। हमने उसे ब्लैंक छोड़ दिया मान लो। हमने ईमेल आईडी या किसी गलत गलत एंट्री कर दी, जो इसका रूल या जो भी कंडीशन है उसकी, जो उसकी कंसेंट्री जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, जो उसको अलाउ नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे हम सबमिट के ऊपर जाएँगे, तो हमें क्या होगा, एरर दिखाने लगता है। तो उसके पीछे यही रीज़न आता है कि क्या-क्या, किस डेटा को हम कहाँ सेव कर सकते हैं, किस रो एंड कॉलम के अंदर, किस टपल वगैरह के अंदर क्या चीज़ को हम डाल सकते हैं, क्या उनका रिलेशन वगैरह रहेगा। तो वो उस सब चीज़ को करता है कि क्या-क्या वैलिडेशन है उस चीज़ का। तो integrity constraint ensure that change made to database by user does not result in loss of the data consistency। अगर ये रूल फॉलो नहीं तो डेटा कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम होगी और उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा डैमेज डेटा डैमेज हमें दिखाई दे सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पर आईडी देखी, पेशेंट की हमारी पास यहाँ पर कोई आईडी आ गई, जैसे कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल के अंदर गए, वहाँ पे एक पेशेंट है, पेशेंट की हमने पेशेंट का उसका डेटाबेस बना हुआ है। तो पेशेंट की जो रिलेशन आया उसके अंदर हमने देखा आईडी है उसकी, आईडी 123 जो भी पेशेंट आया उस नंबर के अकॉर्डिंग आईडी हो सकती है। उसका नाम हो सकता है ए, बी, सी जो भी उसका नाम हो सकता है, ऐज हो सकती है उसकी 21, 42, 63 जो भी अलग-अलग टाइप की ऐज हो सकती है। तो अगर इसमें हमने ऐज में लिखा तो ऐज में हम 21 लिख सकते हैं ना, ऐज में हम ऐसा तो नहीं है ए भी लिख दें, पॉसिबल नहीं है ये चीज़। नेम में हम ए लिख दिया, नेम में ऐसा नहीं है 2A लिख दें या 2 एट द रेट लिख दें, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। तो ये चीज़ उस चीज़ को डिसाइड करती है, तो ये हमारी 4 टाइप से हम यूज़ इस चीज़ को पढ़ते हैं,
इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को, दैट इज़ अ डोमेन कंस्ट्रेंट, मतलब जो एट्रिब्यूट होंगे हमारे, ठीक है? तो डोमेन बात करता है कि जो हमारे एट्रिब्यूट वगैरह होंगे, तो उसके अंदर क्या-क्या वैल्यू रह सकती है। एक हमारी आती है एंटिटी कंस्ट्रेंट। तो एंटिटी कंस्ट्रेंट जो बताती है, वो बात करती है कि इसमें जो भी टपल हैं, टपल के जो जो भी फाइंड करनी है डेटा, ठीक है? उसमें क्या-क्या प्राइमरी की हो, क्या नहीं होगी, इस चीज़ को हम रेफरेंशियल, मतलब एक जो है, एक रिलेशन दूसरे रिलेशन को रेफरेंस क्रिएट कराता है। मतलब उसे अपना रेफरेंस देता है, दैट इज़ रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट, ठीक है? तो ये हमने इसमें रिलेशनशिप वगैरह में देखेंगे, एक हमारा की कंस्ट्रेंट, हम की क्या-क्या, तो हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा, हम अगला देखते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट के अंदर हम देखेंगे इट डिफाइन द डोमेन और वैलिड सेट ऑफ वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट, जो भी वैलिडिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी उसके सेट ऑफ एट्रीब्यूट होंगे उनकी क्या-क्या वैल्यू हो सकती है, क्या-क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर देखते रहते हैं डोमेन हमारा होता है, डोमेन को बोलते हैं हम एट्रीब्यूट की सारी जो वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड डोमेन। तो एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, क्या नहीं होगी, तो इस पर जो रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, इस पे मतलब कि उस पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं क्या-क्या होगी, क्या उसकी लिमिट होगी, ठीक है? तो ये हमारा होता है डोमेन कंस्ट्रेंट। तो डोमेन जैसे पैन कार्ड वगैरह हम देखते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल आता है पैन कार्ड का। जैसे पैन कार्ड की हमें कहीं एंट्री करानी है, तो पैन कार्ड में क्या होगा, जो पैन कार्ड में हमारे करैक्टर भी रहेंगे प्लस न्यूमेरिक भी रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। नम कितने नंबर के लेटर हमारे न्यूमेरिक रहेंगे, कितने हमारे करैक्टर रहेंगे, वो डिफ़ाइन होता है उसमें। तो नंबर ऑफ लेटर डिफ़ाइन हो जाएँगे कि कितने हमारे रहेंगे, ठीक है? तो ये होता है हमारा, जो भी इस एट्रिब्यूट में हमें जो भी वैल्यू डालनी है, जो भी उसकी वैल्यू क्या-क्या हो सकती हैं। तो वैल्यू ऑफ एट्रिब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन द करस्पॉन्डिंग डोमेन। तो डोमेन कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करता है कि विदिन ईच टपल, जो हमारी अलग-अलग जो टपल है, जैसे आईडी की जो हमारी अलग-अलग टपल आएगी, तो उसमें वैल्यू ऑफ ईच एट्रिब्यूट मस्ट बी यूनिक। जो हमारे एट्रिब्यूट की वैल्यू होगी वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है? और खासकर की के लिए तो इसको ध्यान रखना ही पड़ेगा, जो की हमारा होगा उसके लिए तो यूनिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो डोमेन इंक्लूड द स्टैंडर्ड डेटा टाइप, मतलब जैसे स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बूलियन, टाइम, डेट। जैसे हमारे पास टाइम का कोई कॉलम आ गया, तो टाइम के कॉलम में क्या डालेंगे? हमारे पास लिमिट होगी। हमारे पास जैसे कि हमारे पास टाइम हो रहा है 10 ओ क्लॉक हो रहा है, 11 ओ क्लॉक है। हम 55 ओ क्लॉक नहीं डाल सकते ना उसमें। जैसे हमारे पास कोई टाइम का ऑप्शन आ गया, तो टाइम के जो हमारा टाइम का एट्रिब्यूट था उसमें एक लिमिट होगी, हमारी वैल्यू जो होगी, वैल्यू फिक्स होगी कितनी हो सकती है? अब देखो 0 से भी हो सकता है टाइम, और हमारे अगर हम 12 आवर यूज़ कर रहे हैं, एएम-पीएम का केस यूज़ कर रहे हैं या फिर 24 आवर्स यूज़ कर, तो 11 तक हो सकता है हमारा। अब ऐसा तो नहीं ना कि 13 हमारा टाइम हो जाए, 13 ओ क्लॉक हो जाए जब 12 तक की लिमिट है हमारी, या फिर अगर 20 0 से 25 24 तक की अगर लिमिट लेके चल रहे हैं 23.599 की, तो ऐसा नहीं है कि 55 कर दें। ये 55 आवर 100 मिनट ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी एक टाइम से इसकी लिमिट होती है। उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट करना होता है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे हमारे पास आगे आईडी का ऑप्शन आया। हमारे पास आईडी क्या हो सकती है? यहाँ पर हमने देखा आईडी। हमारे पास पेशेंट कोई रिलेशन है, ठीक है? टेबल है पेशेंट नाम की। तो जैसे पेशेंट, तो पेशेंट की कोई हॉस्पिटल में जाएगा, उसकी कोई ना कोई आईडी होगी। नहीं होगी तो मान लो आधार कार्ड की आईडी हो गई चलो। इसको मान लेते हैं कि ये पेशेंट का आधार कार्ड यहाँ पर लग रहा है। उसके आधार कार्ड की आईडी को ही वो एज़ ए प्राइमरी की यूज़ करेगा। तो आधार कार्ड की आईडी ले लिया हमने, कुछ भी वो तो ख़ैर ज़्यादा बड़ी होती है। हम इसको एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, 12 ले लेंगे चलो। 11, 12, 13, नेम ले लिया उसका। नेम उसका एबीसी, ईडीई, सीईडी, ईएफजी उसका नेम हो गया। एज हो गई उसकी 55, 63, 13, जेंडर हो गया। अब जेंडर है उसकी वैल्यू क्या होगी? उसका जो डोमेन होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? तो हमने उसमें भी देखा है एट्रिब्यूट की वैल्यू हम यहाँ पर भी करेंगे, एक वैलिड सेट होगा उसका भी। जेंडर या तो हमारा मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है या अदर हम यूज़ कर सकते हैं। हम बाकी तो नहीं कर सकते कि ना कि ए जेंडर, बी जेंडर ऐसा तो मतलब नहीं है। हमारे इसमें कोई फिक्स रहेंगे, जो भी उसकी डोमेन कंस्ट्रेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वैल्यू फिक्स करेंगे। जेंडर हमारा मेल हो गया, फीमेल हो गया, ठीक है? मेल हो गया, तो इस टाइप से हम जेंडर लगा सकते हैं। तो जैसे हमने देखा, तो यहाँ पर जो वैलिड सेट वैल्यू का होगा, जैसे हमने लिया नेम, नेम में हमने ले लिया कोई भी कैरेक्टर का नेम हो सकता है। अब ऐसा नहीं ना कि हम इस नेम नेम की जगह हमने अपना नेम चेंज कर दिया, 13FG ये नाम डाल दिया, तो ये तो हमारा वैलिड नहीं होगा। जैसे ऐज आई हमारी, ऐज हमारी कितनी होगी 13 है, ऐज की जगह हमने एबीसी डाल दिया,
पॉसिबल नहीं है। या फिर ऐज की जगह मान लो कि न्यूमेरिक फॉर्म में हम डाले, ऐज की डाल दिया 1000 ईयर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐज हमारी। तो जो-जो हमारी वैल्यू रहेगी, जो-जो हमारी एट्रिब्यूट्स की वैल्यू होंगी, ठीक है, क्या-क्या हो सकते हैं, उसपे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डोमेन कंस्ट्रेंट, ठीक है। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट आएगा हमारा एंटिटी कंस्ट्रेंट। तो अब हम देखेंगे एंटिटी कंस्ट्रेंट। तो एंटिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंटिटी की जो भी हमारे यहाँ पर हमने एंटिटी रहेगी, तो उसमें जो प्राइमरी वैल्यू होती है, तो प्राइमरी जो की वगैरह की जो वैल्यू होगी, वो नल नहीं हो सकती। तो जो प्राइमरी की रहेगी, तो वो हमारी बोल दी जाती है कि दैट इज़ ए यूनिक और नो पार्ट ऑफ प्राइमरी की मे बी नल। मतलब प्राइमरी की जैसे हमने इसको मान लिया कि जनरली हम आईडी वगैरह जो होती है, जो यूनिक जैसे आधार आईडी मान लो, इस चीज़ को आधार आईडी ले रहे हैं, तो दैट इज़ ए प्राइमरी की। हमारी क्या हो गई? ये हमारी प्राइमरी की हो गई। प्राइमरी की में हमने आईडी ले ली, हमने 11 आईडी है कोई। अब हम ऐसा है कि हमारे जो जो हमने ये आईडी लिया, अब इसको हमने 11 यहाँ पर एंट्री की है, अब इसे 11 रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इसको नल कर दें हम, नल पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर नल पॉसिबल हो गई तो हमारी क्या होगी? तो बिना प्राइमरी की के टपल को फाइंड नहीं कर सकते। तो प्राइमरी टेबल में जो प्राइमरी की जो कॉलम होगा, उसके अलावा वैल्यू जो भी नल वैल्यू नहीं हो सकती उसके लिए, ठीक है? तो कोई भी हमारे बाकी अदर में हम नल पॉसिबल है हम नल रख दें, पॉसिबल है नल रख दें। जैसे मोबाइल नंबर का ऑप्शन आया हमारे पास, ईमेल आईडी का उसमें हम नल छोड़ सकते हैं, ठीक है चलो। लेकिन ये आईडी जो प्राइमरी की जो वैल्यू होगी, उसमें पॉसिबल नहीं है ना कि इसी हम वैल्यू को नल कर दें। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जो इंडिविजुअल रो होती है, जो उसका रिलेशन होता है, तो यहाँ पर कोई भी जो होगी, तो अगर नल वैल्यू तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? तो उसको हम यहाँ पे इस चीज़ को बोलते हैं एंटिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है? तो ईच एंटिटी विल हैव द यूनिक आइडेंटिटी एंश्योर दैट फॉर ईच की वैल्यू कैन प्रॉपर्ली रिफर प्राइमरी की वैल्यू। जो भी उसकी वैल्यू होगी, जो प्राइमरी की होगी, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, यूनिक रहेगी। ये हमारी होती है एंटिटी कंस्ट्रेंट। अगला हम देखते हैं, अगला आता है हमारा रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को हम देखते हैं। हम देखते हैं रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट। तो रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट हमारा होता है कि जो रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब एक टेबल का यहाँ पर हमारे 2 टेबल के बीच में रिलेशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। एक टेबल सेकंड का रेफरेंस लेती है, मतलब एक टेबल हमारी दूसरी टेबल का रेफरेंस लेके, जैसे हमारे यहाँ पर 2 टेबल दे रखी हैं, पेशेंट और डॉक्टर। एक बार पे हमारे पेशेंट का रिलेशन है, दूसरे पे हमारे पास डॉक्टर का रिलेशन है। तो इसमें हम जो भी रूल हमने यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए थ्रू हम यूज़ करते हैं, तो अगर वो फॉलो नहीं होंगे तो क्या हमारी कंसिस्टेंटी क्रिएट हो जाएगी। जो हमारी इनकंसिस्टेंसी क्रिएट होगी, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो जो भी हमें रूल बनाने हैं, जो भी हमने एक फिक्स रूल दे डिज़ाइन किया है, जो भी हमारा सेट ऑफ रूल है, वो हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, कि इसमें हमारा आता है, ये जो बात करता है कांसेप्ट ऑफ फॉरेन की के कांसेप्ट के ऊपर बात करता है, जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इट इज़ इन्फोर्स्ड व्हेन फॉरेन की रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ टेबल। तो जैसे हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसका, हमारे पास एग्ज़ाम्पल आता है, तो हम इसके एग्ज़ाम्पल के लिए बात करेंगे। तो हमारे पास इसमें आती है, जो हमारे पास 1-2 टेबल यहाँ पर दे रखी है हमारी, ठीक है? तो उसमें क्या होगी, जो एवरी वैल्यू ऑफ फॉरेन की जो एक टेबल में जो फॉरेन की वैल्यू होगी, तो दूसरी टेबल में मस्ट है कि उसकी होनी चाहिए। जैसे हमने इसको मान लिया कि हमारे पास ये दैट इज़ ये हमारे पास प्राइमरी की है इस टेबल के लिए, जो पेशेंट टेबल है हमारी, और दूसरे हमारे पास दैट इज़ ए प्राइमरी की और डॉक्टर टेबल, ठीक है? तो हमारी ये रिलेटेड टेबल हो गई, और इस रिलेटेड टेबल जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंसिंग टेबल। इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज़ ए रेफरेंसिंग टेबल। ये हमारी रेफरेंसिंग टेबल हो गई, और प्राइमरी टेबल जो होगी, इसको बोलते हैं रेफरेंस टेबल। ये हम इसे देखते हैं, दैट इज़ ए रेफरेंस टेबल, ठीक है? तो हमारा इन दोनों टेबल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर प्राइमरी की है, यहाँ पर डॉक्टर है, ठीक है? तो जो हमारी इस डॉक्टर टेबल की जो प्राइमरी की है, वो हमारी क्या होगी, जो पेशेंट टेबल है उसमें फॉरेन की है। तो हमने देखा कि ये क्या है, डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास ये फॉरेन की है, और फॉरेन की हमारी ये इसकी क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है? तो हमारी ये जो प्राइमरी की आएगी डॉक्टर टेबल की, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास पेशेंट का डेटा अवेलेबल है। तो पेशेंट जिसकी आईडी 11 है, या आधार आईडी ले सकते हैं, जो भी हम ले सकते हैं। तो उसका नाम मोहन है, एज 28, मेल, जेंडर है उसका,
तो मतलब डॉक्टर आईडी। कौन से डॉक्टर उसे डील करता है या किस डॉक्टर के पास उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हॉस्पिटल के अंदर अलग-अलग टाइप के हमारे अलग-अलग डॉक्टर हो सकते हैं। तो उनमें से जैसे हमने देखा कि इसका जो डॉक्टर आईडी है, जो डॉक्टर इसे देख रहा है दैट इज़ 23। तो 23 डॉक्टर क्या है? तो वो किसी दूसरे टेबल से रहना पड़ेगा ना रेफ़रेंस। उसका रेफ़रेंस प्रोवाइड होगा हमारी दूसरी टेबल डॉक्टर टेबल से। जैसे इसका देखा, इसका क्या है हमारा 26 है, इसका क्या है हमारा इसका भी 26 है, इसका हमारा क्या है इसका 25 है, ठीक है? तो हमारे पास ये अलग-अलग डेटा अवेलेबल हो गया। अब दूसरी डॉक्टर टेबल, अब डॉक्टर टेबल डॉक्टर की आईडी होगी या आधार आईडी जो भी ले सकते हैं हम। नेम होगा, स्पेशलाइज़ेशन, क्या उसका स्पेशलाइज़ेशन, 2 हमें पता चलेगा डॉक्टर टेबल से जो हमारी रेफ़रेंस टेबल है, जिसको हमने यहाँ पर एक प्राइमरी की लेकर चले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे वर कैसे फॉलो करेंगे इस चीज़ को? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर एक प्राइमरी की आ गई, ठीक है? तो प्राइमरी की जो हमारी है, जैसे डॉक्टर की प्राइमरी की हो गई हमारी। तो डॉक्टर की क्या है हमारी प्राइमरी की यहाँ पर 23, 26, 25 मतलब जो यूनिक आईडी होगी, वही प्राइमरी की ले सकते हैं हम यहाँ पर। तो वो हमारी क्या होगी, एक हमारी जो टेबल है, जिसको इसने रेफ़रेंस लिया है, किसने लिया है? फ़ॉरेन की ने। तो मतलब इसका जो भी डेटा है, वो यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। मतलब ये जो डेटा है, ये कहाँ से लेगा? ये जो इसका रेफ़रेंस ले रहा है फ्रॉम डॉक्टर टेबल, तो रेफ़रेंस टेबल इसको बोला गया कि इससे ये रेफ़रेंस ले रही है ये टेबल। जो पेशेंट टेबल है, वो रेफ़रेंस ले रही है डॉक्टर टेबल से। तो डॉक्टर टेबल को हमने बोला था दैट इज़ ए प्राइमरी टेबल, इसका रेफ़रेंस इसने लिया है। तो जैसे हमने देखा कि हमारा पेशेंट आईडी 11 किसके थ्रू किसके पास अपना ट्रीटमेंट करा रहा है? डॉक्टर आईडी 23। अब डॉक्टर आईडी 23 का हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि ये फॉरेन की है किसी दूसरी टेबल में। अगर यहाँ पर ये एग्ज़िस्ट कर रहा है तभी तो हमें पता चलेगा। मान लो कि यहाँ पर एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा है, 23 है ही नहीं, हमने यहाँ पर दे दिया तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे हमने देखा हमने यहाँ पे 23 लिया है। हम 23 नहीं लेते कुछ और ले लिया, हमने ले लिया यहाँ पर 21 ले लिया। अब 21 ले लिया, 21 यहाँ पर एग्ज़िस्ट नहीं करता। जब 21 हमारा एग्ज़िस्ट नहीं करता तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो हमारा 23 है, नॉट डिफाइन एज़ प्राइमरी की ऑफ टेबल, जो हमारी रेफरेंस टेबल के अंदर प्राइमरी की डिफाइन नहीं है, ठीक है? जब प्राइमरी की डिफाइन नहीं है तो हम इसको पता ही नहीं कर सकते। तो ये जो है फॉरेन की का जो यहाँ पे जो रिलेशन दिखाता है दूसरी टेबल से दैट उसे बोला है हमने प्राइमरी की, ठीक है? तो ये हमारा होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो एक दूसरे का रेफरेंस दिखा दे, एक टेबल दूसरे के ऊपर डिपेंड है उसका हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं। इसमें हमारे कुछ फिक्स रूल होते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो हम जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किया कि हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है, वो डॉक्टर आईडी है हमारे पास 23, 26 वगैरह तो इसका डेटा है हम जो फ़ॉरेन की है यहाँ पर जो फ़ॉरेन की होगी वो दूसरे डॉक्टर टेबल की प्राइमरी की होगी उससे हम इसको पता कर सकें 23 कौन है? 23 अमित है, उसकी स्पेशलाइज़ेशन फिजिशियन है। ठीक है? जैसे 26 प्रकाश है उसकी स्पेशलाइज़ेशन ऑर्थो है। ठीक है? तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं हमने जब देखा जो हमारे पास प्राइमरी टेबल है, प्राइमरी टेबल का हमने डेटा है 25 ठीक है? 25 को हम डिलीट कर दिया हमने, 25 को क्या कर दिया हमने डिलीट कर दिया। 1 मिनट हम देखेंगे हमने क्या किया 25 को हमने डिलीट कर दिया। तो इसको जैसे ही डिलीट करेंगे हम, तो डिलीट करने में क्या होगा? अब इसका जो है, जो रिकॉर्ड था प्राइमरी टेबल इफ मैचिंग रिकॉर्ड एक्जिस्ट इन रिलेटेड टेबल। जो रिलेटेड टेबल में हमारा है, अब 25 अगर डिलीट हो गया तो यहाँ पर जो 20 टाइल है वो कहाँ से रेफरेंस लेगा? इसका मतलब है कि अगर वो रेफ़रेंस ही नहीं लेगा तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंसी दिखाई देगी। इसकी वजह से हम इसमें देखते हैं कि हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन आती है हम ऐसी कोई भी वैल्यू को जैसे हमने जो रेफ़रेंस टेबल की या प्राइमरी टेबल की जो भी आईडी है, जो भी प्राइमरी की उसको हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि उसका रेफ़रेंस ले रखा होता है दूसरी टेबल ने। ठीक है? हम इसको चेंज नहीं कर सकते जैसे हमने 25 लिया, तो 25 की जगह हम 27 कर दें। 27 तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्जिस्ट नहीं तो 25 का डेटा कहाँ से मिलेगा? पॉसिबल नहीं है इस चीज़ का डेटा मिल रहा है तो 25 को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। 25 की जगह हम इसका कोई भी चेंज कर दें तो चेंज भी नहीं कर सकते हम इस चीज़ को। अगली चीज़ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर 26 था, तो 26 तो हमें तो पता था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया 26 की जगह हमें यहाँ पर ऐड कर दिया 28। अब 28 क्या है? हमने कोई भी एक वैल्यू को इंसर्ट कर दिया जो हमारी फॉरेन की फ़ील्ड है, फॉरेन की टेब एट्रिब्यूट में हमने यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है? जो रिलेटेड टेबल की। अब ये जो है जो प्राइमरी टेबल है, जो रेफरेंस टेबल है उसके अंदर एक्जिस्ट नहीं करता, तो हम इस टाइप से भी कोई वैल्यू को एंटर नहीं कर सकते। अगली चीज़ आती है हम फॉरेन की के टाइम पर कोई भी वैल्यू को नल कर सकते हैं
तो कोई वैल्यू को अगर हमने यहाँ नल डाल दिया कि इसका मतलब ये किसी भी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट नहीं करा रहा है। हो सकता है किसी वजह से गया हो, जो भी हमारे पास डेटा हो सकता है, किसी डॉक्टर से रेफरेंस नहीं हुआ है। ये हमारी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर इस चीज़ को कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अलग-अलग टाइप के रूल देखे, जैसे हमारा पहला आता है कि हम कैन नॉट डिलीट। तो सबसे पहले आती है हम इसको कैन नॉट डिलीट नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ आती है चेंज नहीं कर सकते वैल्यू, जो भी हमारी रेफरेंस टेबल की जो वैल्यू है रेफरेंस टेबल की। अगली चीज़ आती है हम इंसर्ट नहीं करा सकते। हम इस वैल्यू के फॉरेन की वैल्यू को, ये फॉरेन की वैल्यू को हम इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है? तो हमने ये देखा हमारे पास आया जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी थी। तो हमने देखा पेशेंट टेबल के अंदर हमारे पास टेबल है, तो हम इसकी वैल्यू को क्या है, जैसे हमारे पास 12 दे रखा है यहाँ पर। हम क्या कर सकते हैं, इसको नल कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है, प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की वैल्यू को ना तो हम डुप्लीकेट रख सकते हैं, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि ना ही इसे हम नल कर सकते हैं। ठीक है? अब जैसे हमारे पास 12 यहाँ पर है, हम यहाँ पर भी 12 रख दें इसकी जगह, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी ये डुप्लीकेसी दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है? तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू को भी नहीं रख रख सकते हम। तो इसमें हमारी कंडीशन आती है कि जो भी हमारी वैल्यू ऑफ प्राइमरी की होगी यूनिक होनी चाहिए। तो वैल्यू हमारी प्राइमरी की जो होगी हमारी यूनिक होगी और नल नहीं हो सकती। ठीक है? बाकी वैल्यू कोई भी हम नल रख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर कोई वैल्यू नहीं नल अगर रखते हैं तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये था हमारा की कंस्ट्रेंट। हमारा एक आता है टपल कंस्ट्रेंट। अब टपल कंस्ट्रेंट में हमारा आता है कि जो वैल्यू देखते हैं टपल वगैरह की जो वैल्यू है, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने किसी को की को देखा, यही हमारे की कंस्ट्रेंट के अंदर आया। जैसे हमने मान लिया कि हमने इसको प्राइमरी की नहीं बनाया, तो हमने क्या किया, एक हमने कॉपी कर लिया नेम एबी और 52, इसमें ये सारी चीज़ बराबर हो गई। तो ये क्या हो गया, ये हमारी डुप्लीकेसी दिखाई देगी हमारे। तो ये टपल कंस्ट्रेंट के टाइम हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा है की कंस्ट्रेंट, ये था हमारा की कंस्ट्रेंट का टॉपिक। हमने कंप्लीट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमारा डोमेन कंस्ट्रेंट, एंटिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वगैरह और की कंस्ट्रेंट हम देख चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अलग-अलग टाइप की आती हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो हमारे पास अलग-अलग टाइप की हम देखेंगे, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की वगैरह। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो वो हम सब कुछ देख चुके हैं। थैंक यू एवरीवन।